चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट नंबर 5 की। तो हमारे धर्मों की बात चल रही थी, तो इसमें आता है हमारा ईसाई धर्म आता है। तो ईसाई धर्म में कौन हुए थे? हमारे ईसा मसीह हुए थे। कौन हुए थे? ईसा मसीह। और ईसा मसीह की माता का क्या नाम था? मेरी। और पिता का क्या नाम था? जोसेफ। और ईसा मसीह के जो प्रथम शिष्य हुए थे उनका क्या नाम था? एंड्रूस एंड पीटर। और ईसा मसीह के, जैसे कि आप जानते हो, जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस डे के रूप में। और ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था कब? 33 ईसा पूर्व में। किसके द्वारा? रोमन गवर्नेंस पोटियंस के द्वारा। तो जब सूली पर चढ़ाया गया था तो उसको किस रूप में जाना जाता है? गुड फ्राइडे के रूप में जाना जाता है। और ईसा मसीह ने पुनः जो जन्म लिया था उसे किस नाम से जाना जाता है? ईस्टर के नाम से जाना जाता है। और पुनः ये स्वर्ग लोक सिधारे थे उसे किस नाम से जाना जाता है? असेंशन डे के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं पारसी धर्म की। तो पारसी धर्म में जो थे जरथुस्त्र ईरानी। जरथुस्त्र ईरानी का संबंध किससे है? पारसी धर्म से। और पारसी धर्म में जो है मुख्य इनका जो धार्मिक ग्रंथ है उसे किस नाम से जाना जाता है? जेंदा अवेस्ता के नाम से जाना जाता है। इनके अनुयायी कौन होते हैं? अग्नि पूजक होते हैं। अर्थात इनके अनुयायियों को कैसे जाना जाता है? अग्नि पूजक के रूप में जाना जाता है। और ये ईश्वर को किस नाम से जानते हैं? अहुर बोला जाता है। इनमें ईश्वर को क्या बोलते हैं? ये अहुर बोलते हैं। और उनकी शिक्षा के जो मूल मंत्र होते हैं ना, वो 3 मूल मंत्र हैं। क्या है? सद्विचार, सद्वचन और सद्कर्म। जब विचार अच्छे होंगे तो हमारे वचन भी अच्छा होगा, और जब वचन अच्छा होगा तो हम कर्म भी अच्छा ही करेंगे। तो इनकी शिक्षा के मूल मंत्र कौन से हो गए? सद्विचार, सद्वचन और सद्कर्म। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम मगध साम्राज्य की। किसकी बात करते हैं? मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ है, मगध राज्य पर किन किन वंशों ने शासन किया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मगध वंश में सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके बारे में कम ही पूछा जाता है वैसे। तो मगध वंश में सबसे पहले किसका शासन था? बृहद्रथ का शासन था। और बृहद्रथ का उत्तराधिकारी कौन था? जरासंध था। बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है। मेन बात आता है हमारा हर्यक वंश। मगध पे सबसे पहले कौन से वंश चलता है? हर्यक वंश चलता है। और हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। कब की थी? 544 ईसा पूर्व से जो है इनका शासन रहा था। बिंबिसार का किस पर? मगध पर शासन रहा था। और मगध में जो है अंग राज्य को, ब्रह्मदत्त को हरा करके किसने मिलाया था? बिंबिसार ने ही मिलाया था अंग राज्य को। अंग राज्य की जो महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। तो अंग को किसने मिलाया था? बिंबिसार ने मिलाया था। किसको हरा करके? ब्रह्मदत्त को हरा करके किसमें मिला लिया था? मगध में मिला लिया था। अब बिंबिसार जो होते हैं ये आते हैं हमारे 544 ईसा पूर्व से लेकर के 493 तक, लगभग 52 साल इनका क्या चलता है? टाइम पीरियड इनका शासन रहता है। अगले आते हैं बिंबिसार के बाद में आ जाते हैं उनके उत्तराधिकारी अजातशत्रु आते हैं। और अजातशत्रु का जो हमारा टाइम पीरियड रहता है वो 493 ईसा पूर्व से लेके 461 ईसा पूर्व तक रहता है। और ये हमारे प्रारंभ में जैन थे अजातशत्रु, लेकिन बाद में क्या बन गए थे? ये बौद्ध बन गए थे। और मगध साम्राज्य में ये जो हमारे अजातशत्रु हैं इन्होंने ये प्रथम पितृहंता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने बिंबिसार को क्या किया था? उन्होंने बिंबिसार को ही मार दिया था। किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का जो उत्तराधिकारी आता है उदयन, ये कब आता है? अपना 461 ईसा पूर्व में आता है। और ये हमारे ये हमने पूरे यानी आजीवन का ये क्या रहे थे? जैन धर्म से संबंधित है। तो उदयन क्या आते हैं? हमारे जैन धर्म को अपनाया था। किसने? उदयन ने। और उदयन ने क्या किया था? पाटिल ग्राम अर्थात पाटिलपुत्र पटना की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। अब बिंबिसार की तो हत्या की थी किसने? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने। तो इसने इसकी हत्या कर दी और इसने इसकी हत्या कर दी। तो ये दोनों ही अजातशत्रु हो गए और उदयन हो गए, दोनों ही किस रूप में जाने जाते हैं? पितृहंता के रूप में जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो हर्यक वंश था उसका जो लास्ट शासक था नागदशक। हर्यक वंश का लास्ट शासक कौन आता है? उदयन के बाद में नागदशक आता है। और नागदशक और शिशुनाग के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। और शिशुनाग जीत जाता है और नागदशक हार जाता है। और शिशुनाग वंश जो है ये अगले शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग किस वंश की स्थापना करता है? हर्यक वंश के बाद में कौन सा आता है? शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग जो है इनका अगला उत्तराधिकारी जो आता है शिशुनाग का, वो आता है कालाशोक। कौन आता है? कालाशोक। और कालाशोक हमारी किसकी स्थापना करता है? कालाशोक की स्थापना करता है हमारी पाटलिपुत्र की। ये जो है हमारे शिशुनाग जो होते हैं वो तो किसको राजधानी बनाते हैं? अपने वैशाली को। शिशुनाग किसको राजधानी बनाते हैं? वैशाली को। और कालाशोक क्या करते हैं? ये हमारी पुनः राजधानी को कहाँ पर ले आते हैं? पाटिल ग्राम या पाटलिपुत्र में कौन ले आते हैं? कालाशोक। बस कालाशोक के बारे में इतना ही याद रखना है। शिशुनाग अपनी राजधानी को कहाँ ले जाता है? वैशाली। और कालाशोक वैशाली से पुनः कहाँ पर ले आता है? पाटलिपुत्र ले आता है। शिशुनाग का अंतिम जो लास्ट गवर्नर रहता है वो कौन सा रहता है? नंदीवर्धन रहता है। कौन रहता है? नंदीवर्धन। ये अंतिम राजा है किसका? शिशुनाग वंश का।
शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन सा होता है? नंदीवर्धन होता है। और नंदीवर्धन और नंदवंश आता है इसके बाद में। शिशुनाग वंश के बाद में कौन सा आता है? नंदवंश आता है। तो नंदीवर्धन और महापद्म नंद के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। और कौन जीत जाता है? महापद्म नंद जीत जाता है। और शिशुनाग वंश के बाद में अगले नंद वंश की स्थापना करता है कौन? महापद्म नंद। और महापद्म नंद का जो अंतिम शासक रहता है वो कौन रहता है? घनानंद रहता है। और जो हमारे चाणक्य जी हुए हैं वो किन के दरबार में थे? घनानंद के ही दरबार में थे। और चाणक्य का जब अपमान कर दिया जाता है किसके द्वारा? घनानंद के द्वारा, तो चाणक्य जी शपथ लेते हैं कि जब तक मैं तेरे राज्य का संपूर्ण विनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। किसकी? सिर की जो चोटी बाल होते हैं उनको नहीं बांधूंगा। और वो ऐसा ही करते हैं। चाणक्य जी होते हैं वो किसको लेके आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आते हैं। तो हमारा लास्ट जो बना जो मेन शासक जो आते हैं हमारे जो नंद वंश के बाद में वो मौर्य वंश आता है। कौन सा आता है? मौर्य वंश आता है। और चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन रहता है हमारा वो 322 से लेके 298 ईसा पूर्व तक ही इनका शासन रहता है। तो उसके बारे में ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें देख लेते हैं इधर थोड़ी सी। तो इधर बात करते हैं हम सिकंदर की। तो सिकंदर के जो पिता, ये महान सिकंदर जो नाम सुना है, तो सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप था। और फिलिप कहाँ के शासक थे? ये मकदूनिया के शासक थे। और ये कब से कब तक रहे थे इनका शासन? 359 ईसा पूर्व से लेकर 329 ईसा पूर्व तक रहे थे। तो ये मकदूनिया के शासक कब बने थे? फिलिप 359 में। इसके 3 साल बाद ही सिकंदर का जन्म हो जाता है 356 ईसा पूर्व में। तो 356 से लेके अब ये जैसे ही 329 में फिलिप का यानी जो हमारे फिलिप होते हैं सिकंदर के जो पिता होते हैं वो 329 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर कौन आते हैं? हमारे सिकंदर आते हैं। सिकंदर जैसे ही आते हैं तो ये हमारा क्या करते हैं? भारत पर आक्रमण करते हैं। सबसे पहले कब? 326 ईसा पूर्व में पंजाब के शासक पर आक्रमण करते हैं 326 ईसा पूर्व में। और 325 ईसा पूर्व में ये क्या हो जाते हैं? यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं। और 323 में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? सिकंदर की। अब हम बात करते हैं सिकंदर की। तो सिकंदर का जो सेनापति है उसका क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। और इनका जो जल सेनापति था सिकंदर का उसका क्या नाम था? निरियाकस। और इनके घोड़े का क्या नाम था? सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? बहुकेफला इनके घोड़े का नाम था। आ जाइए पुनः चलते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य पे। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है हमारा? चंद्रगुप्त मौर्य। कब स्थापना की थी? 322 में इन्होंने स्थापना की थी। और उनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है? 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य भी किस वंश से संबंधित है? हमारे जैन धर्म से। और अदर उदयन भी किससे संबंधित है? हमारा जैन धर्म से। अब हम बात करते हैं सीएम मतलब चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर। ये जो सिकंदर का जो सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 ईस्वी में क्या होता है? यहाँ पे युद्ध होता है हमारे इनके बीच में। और कौन जीत जाता है? यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। और इस युद्ध का जो वर्णन किया है वो किसने किया है? एपीआईएस ने किया है। किसने किया है? एपीआईएस ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अगला शासक जो आता है वो आता है हमारा बिंदुसार, जो कि आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। किससे? आजीवक संप्रदाय से। और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है? 298 ईस्वी से लेकर 269 ईस्वी ईसा पूर्व तक। ये अभी ईसा पूर्व की ही बात चल रही है। तो 298 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक कौन रहते हैं? बिंदुसार रहते हैं। बिंदुसार को जो है वायु पुराण में क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में किस नाम से जाना गया? भद्रसार के नाम से। और जैन ग्रंथों में किस नाम से जाना गया है? सिंहसैन के नाम से जाना गया है। और 16 राज्यों का विजेता बताया किसने? तारानाथ ने। किसको? बिंदुसार को। और तारानाथ की 2 पुस्तक हैं जिनका क्या नाम था? तंगयूर और कंगयूर, जो अक्सर पूछी जाती हैं। अब हम बात करते हैं बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी आता है वो कौन आता है? अशोक आता है। बिंदुसार के उत्तराधिकारी 269 ईसा पूर्व में कौन आते हैं? आपके अशोक आते हैं। और राजगद्दी पर बैठते समय हमारे जो अशोक थे ये कहाँ का शासक था? अवंती का राजा था। कहाँ का राजा था? अवंती का राजा था। और अशोक को मास्की एवं गुर्जर अवलेख में क्या कहा गया है? अशोक ही बोला गया है। लेकिन पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन बोला गया है। किसको? अशोक को। बराबर की पहाड़ियों में इन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। किसके लिए? आजीवकों के लिए, क्योंकि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से था, इसलिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया था अशोक ने आजीवकों के लिए। अब हम इधर आपकी बात करते हैं। तो अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं। कौन सी भाषा में थे? वो ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं ब्राह्मी लिपि में। उसमें सबसे छोटा कौन सा था? आपका रुम्मीदी। और सबसे लंबा कौन सा था? आपका 7वां था। अगर प्रांतों की बात की जाए तो प्रांतों की टोटल संख्या कितनी थी इनके समय में? 5। और प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। अब हम बात करते हैं इनके शिलालेखों की। तो शिलालेखों का जो सर्वप्रथम प्रचलन किया था वो किसने किया था? अशोक के द्वारा ही किया गया था। और इनके शिलालेखों को जो पढ़ने में या खोज करने में जो सफलता अर्जित की थी उसके बारे में बात करते हैं। तो 1750 ईस्वी में यानी कि 1750 ईस्वी में
इनकी जो खोज हुई थी वो किसने की थी? पौद्रेही फेंतेनर ने इनकी खोज की थी। किसने? पौद्रेही फेंतेनर ने इसकी किसकी खोज की थी? अशोक के शिलालेखों की खोज की थी, जो कि कितने थे? 14 थे। अब हम बात करते हैं ये किसके द्वारा पढ़ा गए थे। इसके यहाँ पे तो इसकी खोज हुई है केवल, लेकिन इनको यहाँ पे पढ़ा नहीं गया है। पौद्रेही फेंतेनर के द्वारा इनको पढ़ा नहीं गया है 1750 ईस्वी में। आगे चल के आते हैं हमारे जेम्स प्रिंसेप आते हैं 1837 में, वो इनको पढ़ने में सफलता अर्जित करते हैं। कब? 1837 में। किसके द्वारा पढ़े जाते हैं? अशोक के जो शिलालेख होते हैं जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। चलो।